एवरीवन, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मैं हूं मिताली एंड नाउ लेट्स बिगिन। इट्स टाइम टू बिगिन विद द थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सो शुरुआत करते हैं। व्हाट वी हैव इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग एंड द क्रॉप रोटेशन। सो मैंने आपको बोला था कि किस तरीके से सेम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं। ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट एरिया है उसको इन्होंने सभी क्वेश्चंस में, इन सभी क्वेश्चंस में कवर अप कर लिया है। सो दैट इज क्लियरली इनफ कि आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करें, अच्छे से समझें। यू हैव दी वीडियोज, यू हैव, मैं आपको अब थोड़ा सा स्पेस दे दिया करूंगी सो दैट इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन इवन टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, सो आप लोग अच्छे से उसे याद भी कर सकते हैं। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पर इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन के एडवांटेजेस बताने हैं। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, बोथ आर यूज्ड फॉर टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑन लिमिटेड लैंड। यानी कि आपके पास लैंड बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन उस लिमिटेड एरिया में आपको एक से ज्यादा क्रॉप उगाने का स्पेस मिल रहा है। इस स्ट्रैटेजी से, है ना, फायदा हो रहा है। एक का अगर एक क्रॉप खराब होती है तो दूसरे, ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने के समय में ये देखा कि भाई मैंने तो इतना 6 महीने लगा के इतना पैसा, इतना सब कुछ इसमें लगाया, ये क्रॉप मेरी खराब हो गई है, दूसरी तो ठीक होगी। तो लिमिटेड एरिया में, लिमिटेड लैंड में आप दो अलग अलग क्रॉप्स को उगा पाए हो। दूसरी चीज, इंटरक्रॉपिंग हेल्प इन प्रिवेंटिंग पेस्ट एंड डिसीजेस टू स्प्रेड थ्रू आउट द फील्ड। पूरी फील्ड में पेस्ट और डिसीजेस को स्प्रेड करने में रोकने का जो हाथ है वो इंटरक्रॉपिंग में बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा और सॉइल इरोजन को रिड्यूस करेगा। कहीं ना कहीं डिप्लीशन नहीं होने देगा आपके मिट्टी का, आपके सॉइल का एंड इवेंचुअली आपके क्रॉप का। ठीक है ना। सो वेयर एज क्रॉप रोटेशन प्रिवेंट सॉइल डिप्लीशन। क्रॉप रोटेशन से क्या होता है कि एक क्रॉप को आपने पूरा हार्वेस्ट कर लिया और उसके बाद अगर आप रोटेट करके, यानी कि कोई डिफरेंट क्रॉप वहां पर उगाने वाले हो, तो उससे क्या है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो वापस आएगी, रिप्लेनिश होंगे। जो न्यूट्रिएंट्स गए थे वो सॉइल उसको, या वो नई वाली क्रॉप उसको वापस दे पाएगी। देखो, क्रॉप रोटेशन में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक ही टाइप की सीरियल्स को उगा रहे हैं। जैसे कि सपोज मैंने वीट करा, उसके बाद मैंने मेज करना शुरू कर दिया, नहीं। ठीक है, या फिर जो भी कोई एक फैमिली की क्रॉप होती है उसको नहीं हम बार बार करेंगे। क्यों? बिकॉज दोनों को सेम ही न्यूट्रिएंट चाहिए। तो मैं सेम न्यूट्रिएंट कहाँ से दूंगी अगर एक बार वो एक क्रॉप ने कंज्यूम कर लिया या फिर यूज कर लिया। तो हम ऐसी दूसरी क्रॉप यूज करेंगे जो कि उसका न्यूट्रिएंट उसको वापस दे सके। फॉर एग्जांपल लेग्यूम्स, ठीक है ना, जो भी बीन्स होती है, पीज होती हैं, इनको हम यूज करते हैं फॉर द क्रॉप रोटेशन मेथड। ठीक है, एंड ऑल्सो ये क्या करता है, सॉइल इरोजन को रिड्यूस करता है। लास्ट देखते हैं, बोथ दीज मेथड रिड्यूस द नीड फॉर फर्टिलाइजर्स। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक क्रॉप के दूसरे क्रॉप, एक क्रॉप का रोटेट होने पे वो क्या करता है, उसको वही न्यूट्रिएंट वापस करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, सॉइल इरोजन को रिड्यूस करता है। तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजर्स की यूज आपको कम पड़ेगी। और वीड्स को कंट्रोल करता है, कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस, यानी कि आपका जो बैक्टीरिया है या फंजाई है ना, इन सब के ग्रोथ को, और वायरस है। तो इन सब से फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं, पेस्ट होते हैं, वीड्स होते हैं, यानी कि अनवांटेड प्लांट्स जो आपका स्पेस लेंगे, आपके क्रॉप्स का न्यूट्रिएंट लेंगे, है ना, वो सबसे बचाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज जेनेटिक मैनिपुलेशन। अब जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या है, हाउ इट इज यूजफुल, उसका क्या फायदा है किसमें, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। ठीक है ना, तो देखते हैं। जेनेटिक मैनिपुलेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम लोगों ने सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन यानी कि इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, अगर मुझे अपनी क्रॉप की फसल को, है ना, अपने प्लांट की क्रॉप की फसल को इंप्रूव करना है, बेटर है, तो मैं क्या करूंगी, एक या तो जीन उसमें इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ किसी फॉरेन क्रॉप का, या फिर मैं उसमें सेम फैमिली का, ठीक है, या फिर हम उसमें हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली इन्होंने इंप्रूवमेंट इन फूड इन क्रॉप वाले में इन्होंने आपसे पूछा है जेनेटिक मैनिपुलेशन आप बताइए। ठीक है ना, तो जेनेटिक मैनिपुलेशन में हमें पता है वेयर द जीन ऑफ अ पर्टिकुलर, है ना, जीन ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का जीन हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं इन दी क्रोमोसोम ऑफ द सेल, यानी कि जो भी हम दूसरी क्रॉप यूज कर रहे हैं उसके क्रोमोसोम में, उसके सेल के क्रोमोसोम में जीन को हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं और इसकी वजह से एक नया ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है ना, न्यू ट्रांसजेनिक प्लांट इज
produce. Now these transgenic plants exhibit characters governed by the newly introduced gene. जो भी आपने जीन उसमें इंट्रोड्यूस करा है, अब उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उससे पहचाने जाएंगे या फिर उस तरीके से देखे जाएंगे, ठीक है। नाउ इट इज यूजफुल इन डेवलपिंग वेराइटीज विद हायर यील्ड, अच्छी फसल होती है, यील्ड ज़्यादा होती है, गुड क्वालिटी के सीड्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स की रेजिस्टेंस होती है। यानी कि बायोटिक फैक्टर्स तो ये हो गए कि ना ही उसको पेस्ट से कोई प्रॉब्लम है ना, और कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म। और अगर मैं एबायोटिक फैक्टर्स की बात करूं तो उसको टेम्परेचर से प्रॉब्लम नहीं है या फिर उसको मॉइस्चर से प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, जीन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जेनेटिक मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर डायग्राम में आपको ये शो किया गया है कि देखो, जब हमने जेनेटिक एक नया जीन इसमें इंट्रोड्यूस किया था तो उसका साइज यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद जब हमारी क्रॉप पूरी हार्वेस्ट हो गई है, पूरी ग्रो कर गई है, पहले तो ये छोटे छोटे थे, है ना, तो इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। जस्ट एन एग्जाम्पल कि कॉर्न के अंदर या पीस के अंदर या अलग अलग जो आपकी सब्जियां होती हैं उनके अंदर हम कहीं ना कहीं पर स्पिनच हो गया है या फिर टर्निप हो गया है, इनके अंदर कहीं ना कहीं पे जेनेटिक मैनिपुलेशन चलती रहती है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो, तो इट्स टाइम टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, but again in the next video. So stay tuned with us everyone. Up till then everyone, take care and bye bye.